हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स में पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। गाइस, इससे पहले मैंने आपको 2 लेक्चर कवर करा दिए हैं। उस 2 लेक्चर्स पे मैंने सब कुछ जो रिलेटेड टू दिस टॉपिक था वो सारा आपसे मैंने डिस्कस किया है गाइस। ओके, आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि यदि स्क्वायर मैट्रिक्स की पावर पॉजिटिव इंटीग्रल हो तो हम उस क्वेश्चनों को कैसे डील करते हैं। मतलब क्या है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स का? इट मीन्स यदि कंडीशन जैसे ए स्क्वायर टाइप में मिल जाए तो आप ए स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? ए इंटू ए। आपको ए क्यूब मिल जाए तो आप उस कंडीशन को कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर इंटू ए। और ए स्क्वायर लिखने का प्रोसीजर ये रहा, ए इंटू ए। तो इट मीन्स ए क्यूब को लिखने का प्रोसीजर ए इंटू ए। इसी तरह से A4 लिखने का प्रोसीजर ए क्यूब इंटू ए, और ए क्यूब का लिखने का प्रोसीजर ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर लिखने का प्रोसीजर ए इंटू ए। तो इट मीन्स ए की पावर 4 लिखने का प्रोसीजर ए इंटू ए गाइस। आई होप अब आपको मेरी बात ये अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइस। दरअसल गाइस ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड टू PMI मेथड पर है। PMI मेथड मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गाइस। ये 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 होता है बेटा। और गाइस इसमें आप लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आप क्या डिस्कस करते थे आपसे चैप्टर में, यानी चैप्टर आपसे क्या डिस्कस करता था? आप चैप्टर जो होता है आपसे ये डिस्कस करता था गाइस कि सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट होता था उससे आप PN करके लिखा करते थे, ठीक है। फिर आप क्या करते थे? फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए उस कंडीशन को ट्रू दिखा देते, यानी उसकी LHS और RHS दोनों इक्वल, तो आप बोलते थे दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो वो रिजल्ट ट्रू हो जाता था फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। फिर उसके बाद आप क्या करते थे? फॉर n इज इक्वल टू k के लिए आप स्टेटमेंट को ट्रू लेके चलते थे, यानी जहाँ जहाँ n होता था वहाँ k पुट करते थे और इस स्टेटमेंट को आप क्या बोलते थे? ट्रू बोलते थे। भाई ये स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू है, इसके लिए आप ट्रू लेके चलते थे, ठीक है गाइस। और क्या प्रूफ करके दिखाते थे? फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए उस स्टेटमेंट को आप ट्रू दिखाते थे। कौन से स्टेटमेंट को? pk प्लस 1 को। इस स्टेटमेंट को आपको ट्रू दिखाना होता था। यानी ट्रू कैसे दिखाते थे? उसकी LHS साइड लेते थे और उसे पूरा सॉल्व करते थे। इतना सॉल्व करते थे कि जितना उसकी क्या आ जाए? RHS साइड आ जाए। ध्यान रखना, हमेशा LHS साइड लेते थे उस कंडीशन की। जब आप उसे pk प्लस 1 के लिए सॉल्व करेंगे ना, हमेशा ध्यान रखेंगे उसकी LHS साइड लेके सॉल्व करना, ठीक है। और वो कैसे लेनी है ये देखो प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर आपसे डिस्कस करूँगा। सेकेंड क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपको करने के लिए भी दिया जाएगा जिसे आप इजीली आराम से सॉल्व भी कर लेंगे। डोंट वरी, ट्रबल ना लीजिए आप इस चीज़ की गाइस, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा। देखिए गाइस क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके पास कि एक कोई मैट्रिक्स है, इफ़ ए cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, तो देन प्रूव दैट a की पावर n इज इक्वल cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बात को यहाँ समझना गाइस बहुत ध्यान से। आपको कोई मैट्रिक्स A गिवन है, ठीक है, और प्रूव दैट करा रहा है a की पावर n। ये जो n है यही आपके पास हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स से क्यों बिलोंग करेगी? क्योंकि देखिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर्स आपको पता है कि कभी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, कभी नेगेटिव में भी नहीं होते हैं, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो यही पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का मीनिंग होता है गाइस। ओके, तो गाइस अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको इस टाइप की कोई कंडीशन मिले, a की पावर n टाइप की कंडीशन मिले, या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने a की पावर n टाइप में लिख रखा है, तो ये इस टाइप की आपको कंडीशन कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी आपको a की पावर n टाइप की। तो जब भी इस तरह की कंडीशन मिलेगी तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, तो माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन PMI मेथड से सॉल्व होगा। किससे सॉल्व होगा गाइस? PMI मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा। PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या होता है आप समझते हैं गाइस, मैंने समझाया था। यूजिंग PMI की हेल्प से मैं इसे यूज़ करूँगा। सबसे पहले जो मेरा स्टेटमेंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है n टाइप वाला, उसे मैंने PN करके लिखा, PN सच दैट a की पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा हो गया।
अब आपको करना क्या है, 4n इज इक्वल टू 1 के लिए दिखाना है, यानी जहाँ जहाँ n है उसके रिप्लेस पे 1 पुट कर दीजिए और ये चेक कीजिए कि LHS RHS के इक्वल होगी। ये तो हो गया A1, जब मैंने n के रिप्लेस में 1 रखा है LHS साइड, और जहाँ जहाँ n है वहाँ मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये बन गई कंडीशन cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। और ये वैल्यू देखो किसकी है, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ए की वैल्यू है, तो ये इसकी जगह कितना आ गया, a आ गया। तो a इज इक्वल टू ए, इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। तो ये रिजल्ट कैसा हो गया, ट्रू हो गया। किसके लिए होगा ट्रू, n इज इक्वल टू 1 के लिए। ओके गाइस, अब आपको करना क्या है गाइस इसमें, अब आपको n इज इक्वल टू k लेके चलना है। जब आप इसे n इज इक्वल टू k लेके ट्रू लेके चलेंगे, ध्यान रखना 4n इज इक्वल टू k के लिए आप रिजल्ट को क्या मान के चल रहे हैं, ट्रू मान के चल रहे हैं, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ k रख दो। तो a की पावर k cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा cos k थीटा, ये आ गया। अब नाउ वी शैल शो दैट, तो आपको क्या प्रूफ करना है कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए मुझे उस स्टेटमेंट को क्या दिखाना होगा, ट्रू दिखाना होगा। ध्यान रखना इस स्टेटमेंट को हमें ट्रू दिखाना होता है। ट्रू दिखाने के लिए मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे, हमेशा LHS साइड लेते हैं। कौन साइड लेते हैं, LHS। तो यहाँ पे क्या थी, a की पावर n, और इस a की पावर n में n के रिप्लेस पे आपने क्या पुट किया गाइज, n के रिप्लेस पे k प्लस 1 रखा। तो a की पावर k प्लस 1 को मैंने स्प्लिट कर दी, पावर को ब्रेक कर दिया, a की पावर k इंटू a की पावर 1। जब मैंने पावर को स्प्लिट कर दिया तो a की पावर k इंटू a की पावर 1। अब ये बताओ क्या a की पावर k का स्टेटमेंट ट्रू नहीं लेके चला, मैं ये लिखा a की पावर k का स्टेटमेंट ट्रू था, ये लेके चल रहा हूँ मैं। क्या a की पावर 1 का स्टेटमेंट मैंने ट्रू नहीं दिखाया है, दिखाया है, ये रहा a की पावर 1 को स्टेटमेंट को मैंने क्या दिखा रखा, ट्रू। दोनों की वैल्यू पुट कर दी, a की पावर k की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू था, a की पावर 1 की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि ये भी स्टेटमेंट ट्रू था। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दी, दोनों की वैल्यू पुट करते सर मैंने क्या कर दिया, कैलकुलेशन, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट करोगे तो cos k थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा से, साइन k थीटा की मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा से, तो दोनों की प्रोडक्ट करके ये आ गई कैलकुलेशन में। अब मुझे बात को ध्यान से समझना, यहाँ ध्यान देना, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, सेम एज इट इज cos a साइन b प्लस साइन a cos b। ध्यान दो cos a cos b माइनस साइन a साइन b किसका फॉर्मूला बनता है, cos a प्लस b का, a k थीटा b थीटा, तो ये आ गया k थीटा प्लस थीटा। cos साइन प्लस साइन cos साइन a प्लस b, सेम एज इट इज, माइनस कॉमन ले दो यदि मैं यहाँ से, तो साइन cos प्लस cos साइन, तो ये दोनों फॉर्मूले किसके बन जाएंगे, साइन a प्लस b के। अब ये ध्यान दीजिए cos a cos b माइनस साइन a साइन b किसका फॉर्मूला गया, cos a प्लस b का। तो ये आ गया आपके पास रिक्वायरमेंट सारी। अब इन दोनों में से थीटा कॉमन आ रहा है, थीटा कॉमन ले दीजिए, सब में से थीटा कॉमन आ रहा है, थीटा कॉमन ले लिया अब आपने। अब ये देखिए ये कंडीशन आई cos k प्लस 1 थीटा माइनस साइन k प्लस 1 थीटा, साइन k प्लस 1 थीटा cos k प्लस 1 थीटा। अब मेरी बात समझिए, ये आ गई मेरी RHS साइड। क्या ये RHS साइड वही RHS साइड है जो हमें प्रूफ करनी थी, यस। कैसे पता लगेगा इसके बारे में, आइए समझाता हूँ। इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पुट करना होगा क्वेश्चन जो हमें गिवन होगा, और इस n की जगह k प्लस 1 रख दो। यदि n की रिप्लेस पे मुझे k प्लस 1 रखने पर इस वाले की डिज़ाइन, इसका जो फॉर्मेशन आएगा, यदि ये फॉर्मेशन यही आ गया जो मैंने प्रूफ किया यहाँ पे, जो मैं लेके आया मैं अपनी RHS, तो यानी रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये रिजल्ट ट्रू होते सर हम इस बात को समझाना चाह रहे हैं कि चाहे तो पावर 1 हो, चाहे पावर 2 हो, चाहे पावर 3 हो, चाहे पावर 4 हो, चाहे पावर 5 हो, चाहे पावर 6 हो, चाहे पावर 7 हो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख हो, कितनी भी हो पावर, सबके लिए ट्रू हो गया। क्यों हो गया ट्रू, मैंने क्योंकि a की पावर n के लिए से ट्रू दिखा दिया गाइज, ओके, इसलिए। ओके गाइज, तो आई होप गाइज अब आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइज। तो शायद अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ गाइज यहाँ पे, ठीक है गाइज। तो गाइज जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन कहीं भी मिले तो आपका टारगेट क्या हो गया, आपका टारगेट ये हो गया गाइज कि आप PMI मेथड का यूज़ करेंगे। PMI मेथड में सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट को Pn बोला करते हैं, फिर n के रिप्लेस पे 1 पुट किया करते हैं, फिर k के लिए ट्रू लेके चला करते हैं। ध्यान रखना n इक्वल टू k के लिए ट्रू लेके चलेंगे और k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे, और k प्लस 1 के लिए हमेशा LHS साइड लेंगे और उन पावरों को स्प्लिट करेंगे टू ट्रू स्टेटमेंट पे, टू ट्रू स्टेटमेंट, एक k का ट्रू स्टेटमेंट और एक 1 पावर का स्टेटमेंट, हमेशा ध्यान रखें गाइज। ओके गाइज, आई होप गाइज अब आपको मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। ओके गाइज, तो गाइज इसी पे ही मैंने आपको एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लिखा है, वो लिखा है कि इफ़ a इज इक्वल टू 3 - 4 1 - 1
तो देन टू प्रूव दैट ए की पावर एन 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n, ये हमसे प्रूव करा रहा है कि ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है। तो ये कह रहा है कि आप ये प्रूफ करके बताओ कि ए की पावर n 1 + 2n - 4n और n 1 - 2n है क्या पॉसिबल है क्या? तो यस पॉसिबल है। कैसे सॉल्व करेंगे? PMI मेथड से सॉल्व करेंगे। PMI मेथड में देखो सब सॉल्व कर लेते हैं 1 और k, प्रॉब्लम k+1 में आती है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको। मैंने आपको एक सबसे अच्छा सिंपल तरीका बताया, LHS लीजिए, LHS में n के रिप्लेस पे k+1 लिखिए, वहाँ पावरों को स्प्लिट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके जितना सॉल्व कर दोगे वो तुम्हारे अकॉर्डिंग RHS आ गई। बस जितना आप सॉल्व कर देंगे वो तुम्हारे अकॉर्डिंग RHS आ गई। अब उस RHS को निकालने के बाद तुम वहाँ फाइनल रुक गए, भाई ऐसे आगे मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो कोई बात नहीं, सॉल्व मत करो। उससे आगे आने के बाद आप क्या करना, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन गिवन होगा उस क्वेश्चन में ही n के रिप्लेस पे k+1 रख देना, और जो सॉल्व करके आएगा यदि वही आपका आंसर आ गया तो इसका मतलब रिजल्ट ट्रू हो गया। यदि वो आंसर नहीं आया तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं गाइस। ओके, तो आई होप गाइज अब आपको ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, अब बात करता हूँ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट की। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं गाइज, आइए इस बात को समझते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के क्वेश्चनों को। कोई मैट्रिक्स आपको ये गिवन है और इस पर पूछ ले भाई इस फंक्शन की वैल्यू बताओ, देन फाइंड एफ ए। यदि फंक्शन ये है तो इसकी हेल्प से मुझे एफ ए की वैल्यू बताए क्या होगी। तो ये पॉलिनोमियल टाइप का तो फंक्शन है गाइज। जब ये पॉलिनोमियल टाइप का क्वेश्चन है और मुझसे क्या पूछी गई, एफ ए की वैल्यू बता, तो यानी अब एक चीज़ देखिए, फंक्शन एफ एक्स लिखा हुआ है x² + x - 1, मुझे किसकी वैल्यू बतानी गाइस, एफ ए की वैल्यू बतानी। तो बस आपको करना क्या है, जहाँ x है उस x के रिप्लेस पे a पुट कर देना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैंने a पुट किया, तो आपके पास बन के आया a² + a - 1 था, पर -1 रियल के लिए था। जब हम मैट्रिक्स पुट करते हैं तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी में लिखते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी के रिप्लेस पे। इट मीन्स, मैं आपको एक बात समझा दूं, यदि वहाँ पे जैसे क्वेश्चन में f(x) = x² + x - 3 होता तो फिर क्या होता, मैं बता देता हूँ आपको। x² की जगह यानी आपने x के रिप्लेस पे a पुट किया तो बन गया a² + a माइनस के फिर वहाँ 3a लिखा जाता। ओके गाइस, सॉरी 3i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3i लिखा जाता, सॉरी गाइस 3i होता। यदि यहाँ पे सपोज दैट इसके रिप्लेस पे यदि मैं क्वेश्चन में ऐसे लिख देता x² + के 4, तो x के रिप्लेस पे यदि मुझे मैट्रिक्स पुट करना है तो a² + की 4i पुट करूँगा। ध्यान रखेंगे क्या पुट करूँगा, i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट होता है गाइस। आई होप गाइस अब मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो जब हम रियल नंबर्स पे काम करते हैं तो 1 यूज़ करते हैं, 1 2 3 ये कांस्टेंट क्वांटिटी आती है। जब हम किसी मैट्रिक्स को पुट करते हैं x के रिप्लेस पे तो हमेशा ध्यान रखना आइडेंटिटी अप्लाई होती है। हमेशा क्या अप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी। किसके रिप्लेस पे, कांस्टेंट क्वांटिटी के रिप्लेस पे गाइस। किसके रिप्लेस पे करेंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी के रिप्लेस पे करेंगे गाइस। आई होप गाइस अब आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइस। ओके, तो गाइस ये था पॉइंट, अब ध्यान देना इस बात पे। तो हमें ये कंडीशन समझ में आ गई, बस अब तो कैलकुलेट करना रह गया। a² तुम जानते ही हो, a एज इट इज़ आ गया, i की वैल्यू रख के ये कैलकुलेट कर दिया, दैट्स ऑल। कैलकुलेशन वर्क तो रह गया पिछले टाइप का जैसा आप करते हुए आ रहे थे क्वेश्चन को सॉल्व। ओके गाइस, एक तो ये तरीका है इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और एग्जाम्पल समझते हैं गाइस। देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ, कोई मैट्रिक्स लिखा है a 1 0 -2 -2 -1 2 3 4 1, कह रहा है कि शो दैट करो a³ - a² - 3a - i3 = 0। ये मुझे शो दैट करना है। कैसे शो दैट करूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझेंगे गाइज इसको। सबसे पहले मुझे इसको फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करूँगा, सिंपल तरीका, पहले a³ फाइंड आउट करना पड़ेगा मुझे। a³ फाइंड आउट करने का तरीका a × a होगा। ओके गाइज, फिर a² का फाइंड आउट करने प्रोसेसर a × a, सारी वैल्यूज रख दूंगा। i3 का मतलब क्या है, तुम समझ गए, i3 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी 3 ऑर्डर का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके गाइज, तो LHS ले लेना और क्या प्रूफ करके दिखा देना, RHS। 0 का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, जब आप मैट्रिक्स के क्वेश्चनों को डील करते हैं तो हमेशा यदि 0 कहीं लिखा मिल रहा है इन पॉलिनोमियल कंडीशनों में, तो वो हमेशा ध्यान रखना इस टाइप का गाइज कि वो 0 मैट्रिक्स होता है, 0 मैट्रिक्स होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको डू योर सेल्फ सॉल्व करना है गाइज। ओके,
एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं क्वेश्चन। उसने कहा कि भाई ये कोई मैट्रिक्स है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i। इसकी वैल्यू बताए पहले क्या आएगी। चलो पहले इतना ही पढ़ते हैं और इसकी वैल्यू निकालने शुरू करते हैं। ए स्क्वायर निकाला क्योंकि इसमें ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर की वैल्यू a इंटू ए, पता ही आपको मल्टीप्लाई करना है प्रोसीजर, ये रो और ये कॉलम, फिर ये रो फिर ये कॉलम, इस तरह से ले देना, ये सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके पास। ये कैलकुलेट होकर आ गया ए स्क्वायर। अब इसे हमने उठा लिया LHS को, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके मुझे फाइनली ये मिल गया -1 -1 -3 -1 -3 -10 -5 प्लस 4 प्लस 2 का होल मैट्रिक्स, ये मुझे वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, आगे पढ़ते हैं। हैंस फाइंड ए मैट्रिक्स x, कोई मैट्रिक्स x फाइंड आउट करना है जो सच दैट ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 4i प्लस के x इजकल टू 0 है। कुछ नहीं करना था, इस सारे की वैल्यू तूने फाइंड आउट तो कर ली। कितनी आई इस पूरे की वैल्यू, ये रही, और ये वैल्यू तो नहीं रख दी यहाँ पर। तो ये बता x को तो मैंने यहीं रोक दिया और सारी की वैल्यू को उठा के मैं इधर ले आया, तो सारी टोटल नेगेटिव में हो जाएगी, नहीं हो जाएगी वैल्यू, ये लिख दी मैंने नेगेटिव में। टोटल इस पूरी की वैल्यू मैं इधर ले आया तो होगी नेगेटिव। नेगेटिव में इस पूरे की वैल्यू कितनी थी, -1 -1 -3 -1 -3 -10 -5 प्लस 4 प्लस 2, ये लिख दी एज इट इज। माइनस की मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में कर दी, दैट्स ऑल, फाइनल आंसर गेट हो गया मुझे। तो गाइज इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स का जो पॉलिनोमियल होता है गाइज, इस तरह से क्वेश्चनों को उसको डील करते हैं। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में अब आए होंगे। गाइज आज मेरा क्वेश्चन का वीडियो है, इसलिए मैंने आपके क्वेश्चन पे वीडियो बनाई आज ये, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से समझना कि क्वेश्चन हम कैसे डील करते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइजों में भी, एनसीईआरटी जो बच्चा करता है एनसीईआरटी में भी अच्छी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। टॉपिक वाइज तो देखो मैं करा ही रहा हूँ आपको, डोंट वरी, जिससे भी आपको तैयारी करनी है उससे आप तैयारी करते रहिए, टेंशन न लीजिए इस चीज़ की। आई होप अब आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइज। ओके गाइज, तो गाइज ये था मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन। आइए गाइज एक और एग्जांपल समझते हैं, लेट्स सी गाइज। देखिए गाइज अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक नहीं कराए थे मैंने, अभी तो मैं आपको टॉपिक लेके चल रहा था अकॉर्डिंग टू अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बीच में हो जाने चाहिए, जिससे आपको पता लगता रहे कि हमारा सिलेबस में ये भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं या नहीं हैं। तो गाइज़ कुछ अब क्वेश्चंस हैं, अब उसको बहुत ध्यान से समझना गाइज़। यदि कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं गाइज़। ओके, तो लेट्स सी गाइज़, देखिए क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मुझे x की वैल्यू बता क्या होगी सच दैट, ये रिक्वायरमेंट है 1x1 132 251 1532 12x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले गाइज़ हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी आप तीनों मैट्रिक्स प्रोडक्ट में देख रहे हो और आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि किसकी प्रोडक्ट किसके साथ करें, कि भाई इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करें या इसके प्रोडक्ट इसके साथ करें, ये कैसे करें कॉन्सेप्ट को डील। तो गाइज़ मैं आपको इसका एक सबसे सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, आपकी मर्जी है, जैसे आप चलना चाहें ऐसे चलिए, डोंट वरी। मैंने आपको एक सिंपल सा प्रोसीजर बताया था गाइज़, यदि आपको ध्यान हो, ठीक है ना, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था। सबसे पहले इनके ऑर्डर लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए गाइज़, इनके ऑर्डर लिखिए। ऑर्डर कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए, 1x1 कितनी रो है 1, कॉलम कितने हैं 3, तो 1/3 का हो गया, ये 3/3 का हो गया, ये 1 2 3 रो होगी 1 कॉलम हो गया। तो एज योर चॉइस, पहले आप देख लीजिए आराम से, यदि मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी तो क्या आएगी मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई पॉसिबल है नहीं है, कैसे पॉसिबल होगी भाई, पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो के इक्वल है, यस मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इसकी प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं, क्या देखिए प्रोडक्ट करके क्या पॉसिबल है, चेक करते हैं। पहले वाले मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज, यस इक्वल है। क्या इसके साथ प्रोडक्ट करना चाहते हैं, यस, तो देखिए पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, यस, यानी ये और ये भी पॉसिबल है प्रोडक्ट में। तो यानी गाइज अब यहाँ पे तुम्हारे पास 3 वेज हो गए, तो एज योर चॉइस आप किसी की प्रोडक्ट किसी के साथ करके कर सकते हैं सॉल्व। यदि आप सुनिए मेरी बात को बहुत ध्यान से, यदि आप 1x1 को एज इट इज़ रखना चाह रहे हैं और इसकी प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं, तो देखिए इसके साथ प्रोडक्ट होगी तो इसकी इस तरह से और इसकी इस तरह से होगी, यानी कैसे 1 की प्रोडक्ट 1 से गई तो कितना आ गया 1, 3 की प्रोडक्ट 2 से गई तो कितना हो गया प्लस के 6, 2 की प्रोडक्ट x से गई तो कितना हो गया प्लस के 2x, क्योंकि इसमें ये तो भाई पूरी कंप्लीट चली रहो, पर इसके बाद के कॉलम है ही नहीं, तो जब इसके बाद ये कॉलम नहीं है तो मैं आगे भी नहीं जा सकता, यानी केवल एक एलिमेंट ही तैयार हो सकता है इससे।
अब मैं नेक्स्ट वाली रो पे गया, सेकंड रो पे, पूरे इस कॉलम में मल्टीप्लाई करी, 2 से मल्टीप्लाई 2, 5 से मल्टीप्लाई 10 और 1 से मल्टीप्लाई x। इसके बाद कोई कॉलम नहीं है तो मैं नहीं जा सकता, तो यहीं जा सकता हूँ, बस यहीं रुक गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट 15 मल्टीप्लाई 1 से 15, 3 की मल्टीप्लाई 2 से तो 6 एंड 2 की मल्टीप्लाई x से तो 2x। बस क्योंकि सगेस्ट नहीं जा सकता, कॉलम नहीं है, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब मुझे कैलकुलेट कर लीजिए, इसका तो ऑर्डर आपको पता है 1/3, इसका ऑर्डर 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम हो गया। ओके गाइस, तो अब मुझे एक बात पता है 1x1, इसे कैलकुलेट कीजिए आप आसानी से। 7 + 2x 12 + x 21 + 2x इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है इसकी प्रोडक्ट इस पूरे में तो नहीं है, एक ही तो चीज़ बची बस अब आपके पास, भाई ये पूरी की पूरी रो की मल्टीप्लाई इस पूरे कॉलम में करनी, बस दैट्स ऑल, हो गया सॉल्यूशन। 1 तो कैसे करेंगे, 1 की प्रोडक्ट 7 से करो तो 7 प्लस के 2x, x की प्रोडक्ट इससे करो तो 12 प्लस के x स्क्वायर, क्योंकि 12x के साथ हो तो 12x प्लस x स्क्वायर, 1 के साथ करो तो प्लस 21 प्लस के 2x इजकल टू 0। दैट्स ऑल गाइज। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं गाइज। ओके, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी गाइज। ओके, तो ये इस तरह से आप प्रोडक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को। तो गाइज ये देखिए मैंने इसमें यही काम किया हुआ है यहाँ पर। ओके, कैलकुलेट वही किया सेम जैसे मैंने आपको बताया, पीछे से मैं लेके चला हुआ है यहाँ पे भी, एज योर चॉइस। मल्टीप्लाई में कहीं से भी कर सकते हैं, मैंने मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर आपको समझा ही दिया कि मल्टीप्लाई में हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कि जहाँ पॉसिबिलिटी बननी है सीधे वहाँ से मल्टीप्लाई करनी मैंने स्टार्ट करी गाइज। ओके, अब एक क्वेश्चन है गाइज नेक्स्ट, यहाँ मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि भाई कोई फंक्शन है f(x cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1, जिसमें शो दैट करा रहा है f(x इंटू एफ वाई इज इक्वल टू f(x प्लस वाई के), ये शो दैट करा रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, मुझे एक बात बताओ, फंक्शन x में इसलिए सारा टोटल x में लिखा हुआ है, मेरा फंक्शन में प्रोडक्ट लिखी है एफ वाई की, तो इसका मतलब क्या होगा, जब x है तो टोटल x, यदि y होगा तो टोटल क्या आएगा गाइज, यहाँ पे y तो आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए गाइज। ओके, तो मेरे पास लिखा क्वेश्चन में f(x इंटू एफ वाई इक्वल f(x प्लस वाई के), तो अब आप क्या करने वाले हैं गाइज, जहाँ जहाँ x है उस x के रिप्लेस पे क्या पुट कर दीजिए, y पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कर लिए। f जहाँ जहाँ x है वहाँ y पुट कर दीजिए, दोनों की प्रोडक्ट कर दी है मैंने, f(x इंटू एफ वाई, इसकी प्रोडक्ट इस पूरे में, इस पूरे में, इस पूरे में, इसकी प्रोडक्ट इस पूरे में, इस पूरे में, इस पूरे में, इसकी प्रोडक्ट इस कंप्लीटली कर दी हमने। कंप्लीटली करके फाइनली ये कंडीशंस मेरे सामने आ गई है गाइस। ओके, फिर से वही रूल बन गया, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस बी का फॉर्मूला माइनस कॉमन ले दीजिए, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, sin a प्लस b, सॉरी cos a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो ऑब्वियसली ये फाइनली आपके पास ये कंडीशंस आ गई है। ओके गाइस, तो ये फाइनली कंडीशन अब तुम्हारे पास ये मिली है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ समझो बात को, जब क्वेश्चन x में था तो सब जगह x आ रहा था, कंडीशन क्या थी, cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1, ये आ रही थी कंडीशन, है ना गाइस। अब ये देखिए सेम यही तो कंडीशन आ रही है, सेम एज इट इज। y की देखो, x के रिप्लेस पे कितना आ रहा है, cos x प्लस वाई, x के रिप्लेस पे sin x प्लस वाई 0 0, sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1। आई होप यही नहीं आ रही कंडीशंस। तो x के रिप्लेस पे क्या दिख रहा है आपको, x के रिप्लेस पे x प्लस वाई मिल रहा है आपको। इट मीन्स कि फंक्शनों की f(x) की प्रोडक्ट यदि मैं f(y) से कर दूं तो मुझे फाइनली क्या मिल जाता है, f(x प्लस वाई। तो ये गाइस हमारे पास क्वेश्चन था जिसको हमने बहुत ईजिली तरीके से डील किया है। आई होप गाइज ये क्वेश्चन आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज। यदि कोई डाउट हो तो गाइज आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं गाइज। ओके गाइज, तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ गाइज। लेट्स सी गाइज। देखिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कोई मैट्रिक्स ए है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 का। तो देन शो दैट आई प्लस ए इक्वल आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये लिखा है गाइस। और इसने क्या कहा, कोई मैट्रिक्स 0 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 में गिवन है, जहाँ आई बता रहा है कि आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी 2 ऑर्डर का। शो दैट करना आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए कॉस साइन कोस, यानी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। गाइस समझिए,
प्रूफ में आ रहा है कोस साइन, क्वेश्चन में गिवन है 10, तो मेरा टारगेट सबसे पहले यही हो गया कि मैं कोस अल्फा साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करूं। वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, अब बात को समझना बहुत ध्यान से। देखिए गाइस, मैंने tan अल्फा बाई 2 कैलकुलेशन को इजी करने के लिए tan अल्फा बाई 2 को मैंने t लेट कर दिया यहाँ पे। ओके, तो tan अल्फा बाई 2 कितना आ गया, t आ गया। अब क्वेश्चन में साइन अल्फा कोस अल्फा आ रहा था, मुझे इसकी वैल्यू भी चाहिए थी, मैंने साइन अल्फा की वैल्यू लगाई इन टर्म्स ऑफ tan की फॉर्म में। फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, एंड कोस अल्फा की वैल्यू होती है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी। साइन अल्फा की वैल्यू 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, कोस अल्फा की वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब आपने tan अल्फा बाई 2 क्या कह रखा है, t कह रखा है। जहाँ जहाँ tan अल्फा बाई 2 था वहाँ पे मैंने t पुट कर दिया, तो बन गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे हमने यहाँ सॉल्व किया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर हो गया। तो आई होप गाइज ये पॉइंट भी अब आपको मेरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो गाइज एक बात बताइए, जब आपने tan अल्फा बाई 2 को t का है, तो यानी जहाँ जहाँ tan अल्फा बाई 2 वहाँ t आ गया, तो a मैट्रिक्स क्या बन गया, a मैट्रिक्स बन गया 0 माइनस टी टी 0। अब ये एक नई फॉर्म बन के आपके पास तैयार हो गई गाइज। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं RHS लेके चलूंगा और क्या प्रूफ करके दिखा दूंगा, LHS साइड। तो गाइज समझिए, मैं i माइनस ए ले रहा हूँ, i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। i का मतलब 1001, a का मीनिंग 0 माइनस टी 0 रख दीजिए, इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। इन दोनों को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके 1t माइनस टी 1 आ गया। इसको कैलकुलेट किया, कोस अल्फा की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन अल्फा की वैल्यू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दोनों वैल्यू पुट कर दी। अब आपको क्या करना गाइज, इसमें प्रोडक्ट। कैसे प्रोडक्ट करेंगे गाइज, सिंपल तरीके से 1 की प्रोडक्ट 1 माइनस टी स्क्वायर से डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर से की, t की प्रोडक्ट 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से की, तो ये आ गई बनके। 1 की प्रोडक्ट माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से की, फिर t की प्रोडक्ट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से की, तो ये आ गई आपके पास। ओके गाइज, सेम एज इट इज माइनस t की प्रोडक्ट इस पूरे में की, फिर 1 की प्रोडक्ट इस पूरे में की, तो ये बन के आ गई गाइज आपके पास। इस तरह से माइनस टी की प्रोडक्ट इसमें की, 1 की प्रोडक्ट इस पूरे में कर दी, तो ये बन के आ गई गाइज। अब बहुत ध्यान से समझना गाइज, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, माइनस की टी स्क्वायर में से जब प्लस की 2t स्क्वायर जाएंगे तो प्लस के टी स्क्वायर बचेंगे, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ ये 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर दोनों का एलसीएम सेम, माइनस 2t में से जब एक t जाएगा तो माइनस के t बचेगा, और उस माइनस की t में से माइनस t कॉमन आ गया तो 1 प्लस टी स्क्वायर बच जाएगा। कैसे बचे मैं समझाता हूँ अभी आपको। देखिए गाइज, इस कैलकुलेशन को इस तरह समझिए, आपके पास ये तो लिखी हुई कैलकुलेशन ध्यान दीजिए, माइनस की 2t अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर प्लस की t और माइनस के टी क्यूब, एलसीएम तो ये लिया था आपने 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। तो ध्यान दीजिए, माइनस की 2t और प्लस के t कितना रह गया, माइनस के t, माइनस की टी क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस के टी स्क्वायर हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है गाइस, माइनस टी कॉमन नहीं आ गया, तो ले दीजिए 1 प्लस के टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस के टी स्क्वायर, दैट्स ऑल। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस टी बच जाएगा, वो बात की बात है। फिलहाल आप मेरी बात समझ में आ गई होगी, आपको माइनस टी कॉमन लेने वाला हूँ, तो 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई गाइस, ओके। तो इस तरह से मैंने किया है यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को, ये आ गया आपके पास माइनस टी कॉमन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सेम एज इट इज़ नीचे लिया और सेम एज इट इज़ यहाँ किया मैंने। भाई 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर जाके बचेगा तो टी स्क्वायर तो बचेगा, जो कैंसिल होते हैं उसे कैंसिल काट दीजिए, जो छटते उसे छाट दीजिए, जो बचते उसे बचा दीजिए गाइस। तो 1 माइनस टी, टी और 1 हो गया, ये तो आ गई मेरे पास RHS। अब मैंने LHS उठा ली। LHS क्या कह रही है मुझे इस बात को, LHS मुझे इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि I प्लस ए लेके चलना है। I की वैल्यू 1001, A की वैल्यू 0 माइनस टी 0 से दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके ये आ गया। क्या जो LHS है वो RHS है, यस, देख लो ध्यान से। तो इस तरह से कंडीशन क्या हो गई गाइस, प्रूफ होगी कि LHS इक्वल टू RHS। तो ये था गाइस क्वेश्चन जो काफ़ी मतलब थोड़ा हटके था, HOTS टाइप का कॉन्सेप्ट था गाइस, पर समझना ज़रूरी है इस क्वेश्चन में कि क्या नीड पड़ी हमें इस तरह से करने की। दरअसल क्वेश्चन को थोड़ा इजी सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलने के लिए हमने इसलिए से tan अल्फा बाई 2 को t लेके चले, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी गाइज हमें लेके चलने में इस तरह से। नहीं तो मैं tan अल्फा बाई 2 लेके चलूँगा तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और उस स्ट्रॉन्ग की वजह से ही क्वेश्चन क्या हो सकता है, गलती हो सकता है। इसलिए हमने थोड़ा सा स्मार्ट तरीका यूज़ किया। स्मार्ट तरीके हमने क्या किया, tan अल्फा बाई 2 को t लेके चले, और जिससे हमने पूरे क्वेश्चन को ही मॉडिफाई कर दिया गाइज। ओके,
तो आई होप गाइज अब आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइज। ओके, अब गाइज बात करता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी का, मिसलेनियस के एक्सरसाइज में मिलेगा आपको, और वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है गाइज ये। ओके, तो ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। कोई मैट्रिक्स ए ये है 2x2 ऑर्डर का, बी भी 2x2 ऑर्डर का एंड सी भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स डी फाइंड कर। ठीक है भाई, मैं डी फाइंड आउट करूँगा जिसकी कंडीशन ये हो सी डी माइनस ए बी इजकल टू 0। कंडीशन दे दी सी डी माइनस ए बी इजकल टू 0, तो इसकी हेल्प से आपको डी मैट्रिक्स बताना है। तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, ध्यान से समझो। डी मैट्रिक्स मैंने 2x2 का लिया। क्यों लिया मैंने 2x2 का, रीज़न ये आ रहा होगा। मैंने 2x2 का इसलिए लिया, सबसे पहली बात समझिए, जब मैं सी की डी से प्रोडक्ट करूँ, देखो कुछ भी हो सकता था। एम आई राइट? बिल्कुल सही बात है। डी मैट्रिक्स आप कुछ भी ले सकते थे। 2x2 का ही क्यों लिया, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, सी की 2x2 के, डी में कितने भी रो कितने भी कॉलम हो सकते थे। तो पहले वाले सी के क्या लेने थे मुझे, कॉलम, और डी के क्या लेनी थी, रो। ठीक है, तभी तो प्रोडक्ट पॉसिबल थी, उसका चाहे कॉलम कितना भी हो डी का। चलो भाई, ये भी वैल्यूबल है। पर बात यहाँ से जमी ए बी से। जब मैं ए और बी की प्रोडक्ट करूँगा ना गाइज, ए और बी की, वो 2x2 की आएगी, और 2x2 के ऑर्डर के साथ ही मैं किसी चीज़ को ऐड कर सकता हूँ और किसी चीज़ को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। इट मीन्स सारी कहानी अब आगे डीप की तरफ। मोड भाई, रूट देखो, मोड कहाँ गया, डीप आ गया मोड। पहले ट्विस्ट क्या आया, ए बी के साथ आया। कैसा आया, क्योंकि जब मैंने ए बी की प्रोडक्ट करी, तो ए बी की प्रोडक्ट करते साथ मेरे दिमाग में एकदम क्लिक किया भाई, ये 2x2 का ऑर्डर आ रहा है, और साइड में साइन लगा हुआ है माइनस या प्लस का। जब साइन माइनस का आ गया यहाँ पर, तो हमारे दिमाग में क्लिक किया कि जब मैं इन दोनों की भी प्रोडक्ट करूँगा तो वो भी 2x2 की आनी चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल थी जब मैं डी वाले को क्या लिखूंगा, 2x2 का ऑर्डर लिखूंगा। ठीक है ना, इसलिए हमने 2x2 का ऑर्डर लिया डी को, क्योंकि जब मैं इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो सेम ऑर्डर के ही डिफरेंस होता है एंड सेम ऑर्डर को ही ऐड किया जाता है गाइज। इसीलिए ध्यान रखेंगे, डी को मैंने 2x2 का इसलिए लिया है गाइज कि ए बी की प्रोडक्ट 2x2 आ रही थी, तो सी डी की प्रोडक्ट भी 2x2 ही मुझे चाहिए थी गाइज। इसलिए डी का जो ऑर्डर आया है वो 2x2 का ही आएगा, एक्स वाई जेड यू। ओके, ये मैंने लेट कर लिया। बस अब इन दोनों की प्रोडक्ट कर दीजिए। सी डी की प्रोडक्ट कर दिया आपने, ये आ गई सी डी की प्रोडक्ट करके। ए बी की प्रोडक्ट कर दी, ए बी प्रोडक्ट करके ये आ गया। दोनों को माइनस कर दिया, सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। ये रही सी डी की वैल्यू, ये रही ए बी की वैल्यू इक्वल टू 0। इक्वेशन बना लीजिए यहाँ से भाई, 2x प्लस 5z माइनस के 3 इक्वल टू 0। मैं आपको दिखाता हूँ इक्वेशन कैसे बन के आएगी गाइज। ये डोंट वरी, टेंशन ना लें। देखिए, बात समझेंगे क्या क्या कंडीशंस बन के आएंगी, मैं आपके सामने लिखता जाऊँगा सारी कंडीशंस को। शायद आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ क्या बनेगी, अभी आपको समझा देता हूँ ये बातों को। देखिए, ध्यान से समझना गाइज, क्या लिखा हुआ है आपके पास। देखिए, ये आ रही कंडीशन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2x प्लस 5z माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन बन गई 2x प्लस के 5z इज इक्वल टू 3, कंडीशन नंबर फर्स्ट। ओके, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन, 2y प्लस 5u माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो यानी 2y प्लस के 5u इज इक्वल टू 0, कंडीशन नंबर 2। थर्ड कंडीशन, 3x प्लस 8z माइनस 43 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस के 8z इज इक्वल टू 43 गाइस। माइनस 43 था, वो इधर जाकर 0 की तरफ बन गया प्लस के 43। 3y प्लस 8u माइनस 22 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 3y प्लस के 8u इज इक्वल टू 22। ये कंडीशन बन गई फोर्थ। बस अब आपको सॉल्व करना। देखो, एक्स जेड में एक इक्वेशन ये रही, एक्स जेड में एक इक्वेशन ये रही, दोनों में एलिमिनेशन लगा के कैलकुलेट कर लो तो एक्स जेड की वैल्यू निकल जाएगी। वाई यू में एक इक्वेशन ये रही, वाई यू में एक इक्वेशन ये रही, सेकंड और फोर्थ को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन लगा के, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा वाई और यू की वैल्यू। तो फाइनली आपको एक्स वाई जेड और यू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जब आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी गाइस, तो बस आपका डी फाइंड आउट हो गया, क्योंकि डी फाइंड होने का मतलब क्या था, डी क्या था, एक्स वाई जेड यू। तो आपने वही तो करी है, एक्स वाई जेड यू, वैल्यू तो पुट करी गाइज आपने। समझ में आई गाइज या नहीं आई आपको बात, ये बताइए मेरी। आई होप गाइज अब आपको ये बातें मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइज। देखिए गाइज, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो क्वेश्चन को लेकर था। थोड़ा क्वेश्चंस आपको समझने ज़रूरत है, क्योंकि यदि क्वेश्चंस क्लियर हो जाए ना तो बातें टॉपिक के साथ साथ यदि क्वेश्चन क्लियर होते चले जाए ना तो बहुत ईजी रहता है। अभी मैंने आपको आज क्वेश्चन समझाएं, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें इस तरह से डील करके चलना है गाइज। तो ये थे क्वेश्चन गाइज आज हमारे लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आज से आपसे डिस्कस किया है गाइज। ओके गाइज,
अब गाइज जो नेक्स्ट मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ वो नेक्स्ट वीडियो मेरे लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की रहेगी। उसके बाद मैं आपको उसका इन्वर्स सिखाऊंगा। यानी गाइज एक वीडियो एक और एक्सटेंड हो गई गाइज। डिसाइड हुआ था कि 4 वीडियो में चैप्टर को कवर कर देंगे, पर 4 वीडियो में नहीं हो पाएगा गाइज, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके लिए चाहे 30 मिनट्स की वीडियो बन रही हो, चाहे 36 या 37 मिनट्स की वीडियो बनती है, पर वो इफ़ेक्टिव वीडियो हो। उसमें ज़्यादातर ये ना हो कि तेज़ी से काम हो रहा हो, आपको समझना भी आना चाहिए, मतलब लर्निंग होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए चीज़ों को लेकर। ये ज़्यादातर आज के टाइम की इंपॉर्टेंस है गाइस। ओके गाइस, डोंट वरी, चैप्टर भी कवर होगा, सिलेबस भी कवर होगा, इसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।